मेरी बाईं तरफ हैं सुमित, मेरी दाईं तरफ हैं अमित। इस गठबंधन को ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती की तरह देखते हैं। उन्होंने टीम का नाम टीम एम रख दिया। टीम एम से क्या मतलब? मुस्लिम। वो अपना मुसलमान वोट खींच रहे हैं, हिंदू वोट खींच रहे हैं, तो ममता दीदी क्या करेंगी? चुनाव होगा मुख्य रूप से बीजेपी बनाम टीएमसी है। पार्टी ने माना कि हाँ, यहाँ पर हम ममता बनर्जी के ट्रैप में थे। आमतौर पे इस बिल का विरोध करना मतलब महिलाओं का विरोध। बिल्कुल ठीक बात। महिला आरक्षण बिल पे जो रीजनल पार्टियां हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत है। सबसे बड़ी पार्टी जो महिलाओं को टिकट देती है वो तो टीएमसी है। आज भी हम महिलाओं को अपने घरों के भीतर ही देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि महिला लीड। तो हेमंत बिश्व शर्मा एक इतने बड़े चेहरे हो गए हैं वहाँ पे कि उसके आसपास कोई फटक नहीं रहा है। क्या कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है? खासकर गरीब तबके में ना एक डर सा हो गया है। कैसे हम एनर्जी को बचा सकते हैं, क्या कुछ वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं, उस पर पूरा देश जो है एक साथ काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रतिभा ज्योति। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये शो कौन सा है और मेरे साथ कौन कौन है। शो है रिपोर्टर सनकट, जो हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं और मेरे साथ हैं हमारे रिपोर्टर साथी। मेरी बाईं तरफ हैं सुमित अवस्थी जी हैं तो देश के नामी गिरामी एंकर, लेकिन आदत है रिपोर्टर वाली। चूँकि रिपोर्टर रहे हैं तो रिपोर्टर वाली जो गुण हैं वो जाते नहीं हैं। मेरी दाईं तरफ हैं अमित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत के नेशनल एडिटर हैं। एक बात मैं भूल गई हूँ कि सुमित जी का जब परिचय करा रही थी तो मैंने ये बताया नहीं कि रोज शाम 7 बजे इनका शो चक्रव्यूह आता है टाइम्स नाउ नवभारत पर। अमित कुमार की दाईं तरफ है रंजिता झा, आप इन्हें जानते हैं और इनके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी खूब आते हैं। रंजिता जो भी टिप्पणी करती हैं कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, उस पर खूब चर्चे होते हैं। सुमित जी की बाईं तरफ हैं रविकांत राय को आप सब पहचान चुके होंगे। पिछली बार मैंने इनकी इतनी तारीफ़ों के पोल बांधे थे कि उस पर भी बहुत सारे कमेंट मिले। तो चलिए आज हम ज़्यादा परिचय में समय नहीं खराब करेंगे, क्योंकि अब तक आप इन सबको अच्छी तरह पहचान गए होंगे। हम यहाँ पर क्यों आते हैं आपके पास, आपका समय क्यों लेते हैं, ये भी अच्छी तरह जान गए होंगे आप। चूँकि हम रिपोर्टर्स हैं, हम लोग खबरों की दुनिया में हैं और सियासत की जो हलचल है या देश और दुनिया में जो भी हलचल होती है हम उस पर यहाँ चर्चा करते हैं। बंगाल इन दिनों खूब चर्चा में है, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 मई को वहाँ रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले वहाँ माहौल काफ़ी गर्म है। ओवैसी जी वहाँ पहुँच गए और जो हुमायूं कबीर हैं, वही बाबरी वाले हुमायूं कबीर, उनका परिचय है। उनके साथ उनकी पार्टी का AIMIM का गठबंधन हुआ है, इसकी घोषणा हुई है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी, उन्होंने कोलकाता में काली माँ की पूजा की और कहा कि माँ काली का उन्हें आशीर्वाद मिला है। तो आज अपने साथियों के साथ हम इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बंगाल से होते हुए हम संसद तक भी आएंगे। तो सुमित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन है, आप इस गठबंधन को ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती की तरह देखते हैं और ओवैसी के लिए इसको अवसर मानते हैं कि नहीं मानते आप? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने की। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुमायूं कबीर ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हमारी ये, उससे सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी की मदद करते हैं, टीम बी है, तो बोले टीम बी नहीं, ये टीम एम है। उन्होंने टीम का नाम टीम एम रख दिया। टीम एम से क्या मतलब? मुस्लिम्स की टीम है हम, और कहा उन्होंने बाकायदा, मतलब इसको स्पेसिफाई तो नहीं किया, लेकिन उसका मतलब था कि इस बार जो हमारी पार्टी जब जीतेगी तो हम मुसलमानों को एम्पावर करेंगे, हम मुसलमानों के लिए की रोल्स के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए हमने ये अलायंस किया है। तो अगर ये इस लाइन पे चुनाव जा रहा है कि मुसलमान वर्सेस हिंदू, तो जाहिर तौर पर इसमें एक तरफ बीजेपी के लिए हिंदू है उनके लिए, और मुसलमान अगर इस तरफ है तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? अगर आपने ममता बनर्जी के, आपने स्पेसिफिकली सवाल पूछा, बीते 1 साल में ममता बनर्जी का आप कामकाज देखिए। तमाम स्कीम्स के अनाउंसमेंट के साथ साथ जो उन्होंने सोशल सेक्टर्स में किए, विमेंस के लिए किए, छात्रों के लिए किए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो तमाम स्कीम्स दिए, चाहे अनाज की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे ज़मीन की बात हो, उन्होंने हर जगह पर अपने भाषण में हिंदू मुसलमान दोनों की बात की है। वो हर जगह जा रही हैं। अभी ईद पर नमाज पढ़ती हुई देखी गई थी, अगले दिन वो मंदिर में पहुंच गई। वो अपने आप को बीच का बैलेंस बना के रखना चाहती है। वो चाह रही है कि वो उनसे कोई भी ना जाए, और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर बीजेपी उनको कॉर्नर कर सकती है। वो बीजेपी जिसने 2 से बढ़कर 77 तक पहुंची और वो 77 से बढ़कर 120-50 तक पहुंचना चाहती है, तो उस बीजेपी से मुकाबला करना, और अगर वाकई में जैसा कि ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगता है कि वो टीम बी है, तो इधर से अगर
वो अपना मुसलमान वोट खींच रहे हैं या हिंदू वोट खींच रहे हैं, तो ममता दीदी क्या करेंगी? ममता दीदी क्या नहीं, मुझे करेंगे? लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ बहुत अच्छी थी कि हुमायूं कबीर इनको दादा बोल रहे थे। एक दीदी तो ऑलरेडी है, एक दादा तो कि ओवैसी मेरे बड़े भाई हैं, दादा है। और दादा ने जो ओवैसी दादा हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो बांसुरी है, तो बांसुरी बजा के सबको भगाएंगे। और मुस्लिम वाली जो बात है, मुस्लिम इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमको एक मुस्लिम लीडर चाहिए भाई, और खुले में वो मुस्लिम की बात करते हैं, उनको एम्पावर करने की बात करते हैं और मुस्लिम लीडर चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि ममता चालाक है, कम से कम जो दूसरे अपोजिशन पार्टियों की तरह। ममता को पता है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी, कि ये जो चुनाव है तो कमोवेश लगभग बीजेपी बनाम टीएमसी है, इसमें कोई थर्ड कोई ऐसा नहीं है। भले ही एक हुमायूं और ओवैसी अगर साथ में आते हैं तो मुझे लगता है एक क्षेत्र भर है, वो मुर्शिदाबाद और उसके आसपास में इम्पैक्ट डालेंगे, वोट काटेंगे। लेकिन जो चुनाव होगा मुख्य रूप से बीजेपी बनाम टीएमसी है, और पता है कि मुस्लिम कहीं नहीं जाएगा, मुस्लिम टीएमसी के साथ होगा। तो हिंदू वोट को जो एक भद्रलोक वाली बात करते हैं, या कई इलाके में जो स्कीम्स है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, तो उसको मुस्लिम को जोड़ने के लिए वो हिंदू भी मुसलमान के पास भी जा रही हैं और मंदिर भी जा रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ओवैसी और दोनों मिलकर कलकत्ता में भी रैली करने वाले हैं, पूरे बंगाल में करीब 20 रैली करने जा रहे हैं, और अगर ये रैली हुआ उस तरह के जैसा वो चाह रहे हैं और जिस तरह से ओवैसी की पॉपुलरिटी है, अगर वो कहीं पर भी 5,000, 2,000, 5,000, 2,000 अगर वोट मुसलमान का काटते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ममता के लिए जो सुमित जी बोल रहे हैं वो मुश्किल कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और जोड़ दूँ, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी वक्त जैसे रिपोर्टर्स की आदत होती है, वो जो तीसरा एक और फैक्टर है टीम एम का पार्ट जो आज नहीं दिखाई दिया, फुरफुरा शरीफ, उसके पास रिपोर्टर्स पहुंच गए। और फुरफुरा शरीफ के जो सबसे बड़े मौलाना हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ओवैसी और हुमायूं कबीर। तो अगर फुरफुरा शरीफ के जो ईदगाह के जो सर्वा हैं, अगर वो इस तरफ आ जाते हैं खुल के, जैसे पिछली बार यही हुआ था, फुरफुरा शरीफ में डिवीजन हो गया था, छोटा भाई ने चुनाव लड़ लिया था आईएसएफ बना के, बड़ा भाई टीएमसी के साथ था। अगर आज टीएमसी के साथ वो रहते हैं तो भी इतनी चिंता की बात ममता के लिए नहीं होगी। तो मुस्लिम वोट का विभाजन कह रहे हैं आप कि ममता, यहाँ भी हो सकता है, ममता के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है वो। नितिन नवीन भी बंगाल में है, और अभी मैं देख रही थी तस्वीर आई है कि वो काली माँ के दर्शन करने पहुंचे और कहा कि माँ काली ने मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ तो पंडाल लगाने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो ये इस जो बीजेपी का कोर जो एजेंडा है हिंदुत्व का, अभी हम बात कर रहे हैं ओवैसी की उसमें और मुस्लिम वोट बैंक की, तो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में नितिन नवीन जो है अभी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं इस चुनाव में। आपको क्या लग रहा है कि ये जो हिंदू एजेंडा और मुस्लिम एजेंडा यहाँ अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार पूरी तरह बंगाल में भी चुनाव इसी मुद्दे पर होने जा रहा है? देखिए प्रतिभा जी, पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 3 गलतियां हुई थी और पार्टी ने माना कि हाँ, यहाँ पर हम ममता बनर्जी के ट्रैप में थे। पहला, जो बंगाली अस्मिता है जिसको ममता बनर्जी बार बार उसकी बात करती हैं, और उन्होंने कहा देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं पूरे देश से नेता लाकर यहाँ पर थोप रहे हैं, और वो हैं बाहरी। इस बार कैंपेन को बीजेपी ने रखा है कि जो भी बड़ा नेता जाएगा वो पर्दे के पीछे बैकहैंड पे काम करेगा, जो लोकल लीडर है वो मंच पर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेगा, बड़े नेताओं के साथ वो बंगाली होंगे और वही बोलेगा और वही रखेगा इन सब बातों को। और जहाँ तक ध्रुवीकरण की बात है, जब भी किसी स्टेट में ध्रुवीकरण होता है तो उसका सीधा फायदा जो है बीजेपी मानती है कि उसको मिलता है। ओवैसी के आने से, हुमायूं कबीर के आने से अगर थोड़ा बहुत भी वोट बैंक डिवाइड होगा और हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होगा तो उसका बेनिफिट बीजेपी को होगा। आपने नितिन नवीन की बात की, देखिए आपने देखा होगा पिछली बार टीएमसी के बहुत सारे नेता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे, इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका नुकसान हुआ था। जो पार्टी का ओरिजिनल कार्डर है वो कह रहा है कि आप बाहर से लोगों को लाते हैं, 5 साल हम मेहनत करते हैं, टिकट उनको दे देते हो, तो वो नाराज था। इस बार ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। हाँ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सेलिब्रिटी होती हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करते हैं। कल ही लिएंडर पेस से नितिन नवीन की मुलाकात हुई है वेस्ट बंगाल में, वो कोलकाता के ही हैं, बहुत बड़े टेनिस प्लेयर रहे हैं। पिछली बार वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे थे, अब लिएंडर पेस की मुलाकात नितिन नवीन से हुई है, तो 1-2 दिनों में आपको अपडेट मिलेगा कि हो सकता है कि इस बार वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे। तो ध्रुवीकरण होगा और कराने का प्रयास भी किया जाएगा। रंजिता, आपका क्या ख्याल है? बंगाल आपकी भी जाने की योजना है, आप बंगाल चुनाव में क्या देख रही हैं? इस बार ममता बनर्जी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को भी टिकट दिया है और अभी चर्चा चल रही है कि विमेन रिजर्वेशन बिल
ये जल्दी ही आ सकता है। जो नारी वंदन अधिनियम था, संविधान संशोधन अधिनियम जो था, उसको फिर से पार्लियामेंट में लाने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 2029 से पहले ही ये महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। आप क्या मान रही हैं कि क्या बंगाल चुनाव को देखते हुए ये फैसला किया जा रहा है? बात तो ये थी कि इस पर डीलिमिटेशन के बाद होगा, सेंसस के बाद होगा, लेकिन अब चर्चा है कि 2011 का जो सेंसस हुआ है उसके आधार पर इस रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा। आपका क्या मानना है कि क्या बंगाल चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है कि ममता के महिला वोट बैंक पर भी चोट किया जाए? देखिए, सरकार अपनी तरफ से तर्क ये दे रही है कि इसके विधेयक तो पास हो चुका है, उसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, जो मामूली चेंजेस की बात कही जा रही है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी को जोड़ने की जो बात है वो एक लंबी प्रक्रिया होगी और आप कानून जो विधेयक जो पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में, उसके तकनीकी चीज़ों में आप बदलाव बहुत नहीं कर सकते हैं, इसलिए ओबीसी की बात छोड़ दीजिए। जो महिला की जो बात कही जा रही है कि 33% महिलाओं की संख्या बढ़े, इसीलिए सीटें लगातार बढ़ाई जाएगी। सरकार ये कह रही है कि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो काफ़ी लंबा होगा, इसी वजह से इसको पहले लाने की कोशिश है। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है, खासकर टीएमसी ये कहती हुई नजर आई, क्योंकि उसको ये पता है कि महिला वोटर जो है वो ममता बनर्जी की पहली पसंद है। ममता बनर्जी को खुलकर महिला वोटर जो है वो वोट डालती है और वो इसके पीछे कारण भी टीएमसी के नेता ये कहते हैं कि क्योंकि अब जाकर महिला जो आरक्षण है वो पास होगा और इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो महिलाओं को टिकट देती है वो तो टीएमसी है। हमने तो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इस बार भी बड़ी संख्या में ज्यादा जो है वो प्रतिनिधित्व महिलाओं को इस बार भी बड़ी संख्या में दिया है। बिल्कुल, और राज्यसभा में भी अभी आपने देखा होगा दोनों ही महिलाओं को जो है वो टीएमसी राज्यसभा से भी लेकर आई। तो ये कहीं ना कहीं टीएमसी को लग रहा है कि सरकार की ये कोशिश इस वजह से भी है, और यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो सरकार से ये कह रही है कि आप 29 अप्रैल यानी कि बंगाल चुनाव के बाद इस पर सर्वदलीय बैठक कीजिए। 1 to 1 आप छोटी पार्टियों से बात न करके एक साथ बात कीजिए, ताकि सरकार भी अपने पत्ते खोले और सार्वजनिक तौर पर सभी पार्टियों से एक साथ बात हो। क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिस तरह से इस संख्या में, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है, खासकर जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की बात हो, टीएमसी की बात हो, डीएमके की बात हो, सपा की बात हो, इनको दरकिनार करके सरकार इस इम्प्लीमेंटेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। और यही वजह है कि सरकार, लग रहा है ऐसा, अमित जी बताएंगे इसमें कुछ खास, इस पर आपने कुछ रोशनी डाली है कि क्या विपक्ष की बात को सरकार ने मान लिया है कि 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक होगी, उसके बाद महिला आरक्षण को लेकर के जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी बीएससी की जो बैठक थी उसमें कहा गया कि सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि फिलहाल अभी एजेंडे में नहीं है, मतलब सरकार भी लाना है, एक मैसेजिंग तो होना, और मुझे लगता है कि इसको लाएगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये जो प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन का बड़ा होता है, उसमें होता है कि एक सेंटर का कमीशन बनता है, फिर राज्यवार कमीशन बनता है, तो वो एक मतलब 3 से 4 साल लगे। ऊपर से जो सेंसस, जो बदलाव क्यों लाया जा रहा है, बदलाव इसलिए लाया जा रहा है कि जब लाया गया था बिल तो उसमें ये था कि पहले सेंसस होगा, उस सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, उसके आधार पर महिला आरक्षण होगा। तो ये जो सेंसस और उसको डीलिंग किया जाएगा, और सरकार का देखिए इस बिल को लाना भी है, और सबसे बड़ी बात क्या, विरोध आप नहीं कर सकते हैं। आमतौर पे इस बिल का विरोध करना मतलब महिलाओं का विरोध, बिल्कुल ठीक बात है। और तो कोई भी कहीं ना कहीं अपोजिशन फंसेगी। सरकार को पता है कि ये कराना आसान है, और देखिए जब नंबर बढ़ जाएंगे, विरोध किस बात का था कि अगर आप इन 542 में से 545 में से अगर करते हैं तो फिर मुश्किल होगा। तो ये संख्या अगर बढ़ के 800 सब जो 820 जितने भी होने ही है, उसके बाद उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है। बट सब लोग वही चाह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है सरकार इसको कंसिडर भी करेगी। लेकिन जो मैसेजिंग थी वो आ गई है, मुझे लगता है वो मैसेज तो आ गया कि सरकार हम चेंज करना चाह रहे हैं। जो मैसेज देने का काम था, और ममता बनर्जी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि टेंशन का काम तो हो ही गया होगा, टेंशन तो बढ़ ही गया होगा कि इससे क्या मैसेज नहीं, मैसेज तो देने की हुए ना कि सरकार जो है, नहीं सरकार जल्दी ला रही है। बीजेपी अपनी लिस्ट से अभी आने बाकी है, एक और लिस्ट उनकी दे दे, उसमें महिलाओं को 30% महिलाओं को, किसने मना किया? इससे बड़ी मैसेजिंग क्या होगी? ममता बनर्जी की लिस्ट का जवाब दे दे बीजेपी। ये ठीक बात कह रहे हैं सुमित जी। भाई मैं आज भी मानता हूं कि आप जब महिला आरक्षण बिल को जमीन पे लागू करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? आप क्या कॉन्स्टिट्यूंसी को रोटेट करेंगे कि हर 10 साल में एक सीट पे महिलाओं की आएगी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हम गौतम बुद्ध नगर में बैठे हुए हैं, आज ये सीट रिजर्व है, महिला आरक्षण बिल है, यहाँ से प्रतिभा ज्योति सांसद बन गई,
चुनाव जीत गई, सारे कैंडिडेट खड़े हुए, प्रतिभा ज्योति चुनाव जीत गई। पर प्रतिभा को पता है कि 5 साल के बाद ये सीट अनरिजर्व हो जाएगी, तो आप क्यों काम करेगी 5 साल तक? ये सब या कुछ अगर आप point काम है। करेंगी तो आपका बेटा पति के चाहेगा कि मेरे परिवार का व्यक्ति कि आपसे निकले, उनके पास ही सीट चली जाए। ये जो आप बोले ना, कल पार्लियामेंट के भीतर 3-4 एमपी मिले मुझे, और 3-4 एमपीज की दिक्कत यही थी कि 3 साल तक रहना है, तो मेल के साथ तो चलो पता है कि हमको नहीं मिलना है, तो जो लास्ट जो 5वां तीसरा साल होगा वो काम नहीं करेगा। लेकिन उसमें एक पुरुष जो 2-3 सांसद, उनका कहना था कि यार इसमें दिक्कत एक चीज़ है कि जो महिला 3 साल तक लगातार रहेगी, वो अगर मजबूत दावेदार है तो वो 4थे साल भी रह सकती है, क्योंकि उसमें ये वो तो रह बाइंडिंग नहीं सकती है। है, वो तो रह सकती है, महिला की प्लस है, पुरुषों के प्लस नहीं है। पुरुष ये इस बात को लेके पुरुष जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है सुप्रिया सुले, हाँ, बारामती वो की continue सीट। रहेगी वो। भाई वो तो उनकी जब रहेगी वो सीट तो भी वो रहेंगी, नहीं रहेगी तो भी वो रहेंगी, जब तक वो चुनाव लड़ना कल कुछ पुरुष सांसद इस बात को लेकर बड़ी दुखी थे, बहुत पुरुष चाहेंगे। सांसद बड़ी दुखी थे कि यार इसमें फंस तो जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको हटना पड़ेगा और महिलाएं कंटिन्यू कर जाएंगी। तो ये कुछ ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस इसका करने तरीका पड़ेंगे। एक जो मुझे लगता है, बहुत ही लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ, कि हर पॉलिटिकल पार्टी पे ये बाउंडेशन होना चाहिए कि आप 1/3 कैंडिडेट महिलाओं को दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पे तय ये करे। अगर बाउंडेशन आप- कौन करेगा? चुनाव आयोग तय करेगा, नियम बन जाएगा। तो नियम जैसे बन भाई जाएगा। आपके नियम बनाना कि आप एक चुनाव में 50 लाख तक खर्च कर सकते हैं, कि एक अमाउंट फिक्स है, ऐसे फिक्स कर दे कि अगर आपने 100 कैंडिडेट अनाउंस किए नहीं, तो उसमें 33 महिलाएं लेकिन होंगी। वहाँ पॉलिटिकल पार्टी ये प्ली दे सकती है ना कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, अगर हमारे नियम पास बन जाएगा तो ये follow तो करना मत लड़िए चुनाव, तो आप तैयारी करके आइए, महिलाओं को खड़ा करिए, एम्पावर करिए अपने सिस्टम। हाँ, ये है ना कि महिलाओं को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। 2023 में जब ये बिल कांग्रेस बीजेपी तो नहीं बोल सकते, जो 2 बड़ी पार्टियां देश की हैं वो नहीं बोल सकती। मैं इस मान मामले सकता में हूं- मैं मानती हूँ कि टीएमसी वाकई में पिछले कई चुनाव से रिकॉर्ड देख रही हूँ टीएमसी का। पिछले 2021 विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट मिला, लोकसभा में भी मिला और इस बार भी दिया है। और आप देखते हैं संसद में इसलिए उनकी कई महिला नेता काबिल महिलाएं, काबिल महिला सांसदों को देखिए हाँ, आप, हाँ। उनकी महिला सांसद आती हैं, कहने को फिल्म फेटर्निटी से होंगी, कहने को बैंकर होंगे, बिल्कुल, नोवा मोहित्रा आई थी पिछली बार में, तो कैसे हंगामा कर दिया था। अब वो सलोनी घोष को देखिए आप, इस बार जो सांसद आई हुई है सलोनी घोष की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस बार। बात करती हैं और इतनी तैयारी से आती हैं वो बिल्कुल, सब, जो होमवर्क जब करके भी आती हैं। मुद्दे पर बात करने आती हैं या मीडिया से बात करती हैं, मैं पूरी तैयारी के मैं साथ वापस आती हैं। बंगाल पे आ गया। मैं इस काम के लिए ना, जो मैं समझ पाया था, मैंने बंगाल का चुनाव 21 वाला चुनाव, डेरेक ओब्रायन पार्टी में आ चुके थे। डेरेक ओब्रायन ने पार्टी के थिंक टैंक के तौर पे काम कर रहे थे और डेरेक ओब्रायन अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को तैयार करते थे कि क्या बात करनी है, कैसे बयान करनी है। डेरेक ने पार्टी के इंटेलेक्ट लेवल को बढ़ाने में बहुत काम किया है और उसका आउटकम अब संसद में दिखाई देता है। ये जितनी भी यंग एमपीज दिखाई दे रही हैं आपको, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, खासकर टीएमसी की, उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, जो मैं इंसाइडर नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से उसमें डेरेक ओब्रायन, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो लीनिंग्स हैं, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, उसका बहुत असर दिखाई देता है। तो ये श्रेय डेरेक ओब्रायन को मुझे लगता है देना चाहिए। मैंने 5 साल पहले खुद जमीन पे जाया, प्रशांत किशोर बीजेपी का कैंपेन कर रहा है, टीएमसी का कैंपेन कर रहे थे, उस दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इसका फायदा दिख रहा है। ऐसे एक चीज़ और है बंगाल के चुनाव में, हम जो इस पूरी चर्चा में भूल गए 15 मिनट में, वो नाम 60-70 लाख SIR में, जो अभी तक SIR तो clear नहीं सबसे है, इम्पोर्टेंट जो तेजी से डीएम्स के पोस्टिंग किए हैं चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगते से ही, और वो 60-70 लाख नाम जिन्होंने प्ली दे दिया है और 27-28-30 लाख लोगों ने अपनी अपनी अर्जी दिखा भी दी है, वो अब तक नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो किनको शामिल किया जा रहा है, कौन सा फाइनल इलेक्टोरल ड्राफ्ट में आएगा नहीं आएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। जबकि अब वो तो चुनाव तय करेगा। अब तो चुनाव करीब, अब तो सिर पे मुझे लगता है है एक हफ्ते के भीतर शायद देना था एक उनको। 1 तारीख को एक हियरिंग, को उसके देना है, बाद हाँ, एक के बाद हाँ, एक के बाद देना है। 72 के लोगों बाद का देना। ट्रांसफर कल भी किया है। हाँ, कल भी हुआ, 72 कल भी 72 लोगों का किया। और जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ 2023 में, तो अपोजिशन ने कहा कि बीजेपी का मन नहीं है, ये 2034-35 में होगा, बस दिखावे के लिए कर दिया। तो मोदी ने कहा था कि नहीं, हमारी कमिटमेंट है, हम इसको करेंगे। यही राजनीति है। अब उनको लगता है कि नहीं, यही मौका है, हमारे सही पास समय वेपन्स है। है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब कह रहे हैं कि हम इसको 2029 में कर देते हैं। और उन्होंने बेस बनाया 2011 के डेटा को। साउथ के स्टेट्स को ये था कि हमने पॉपुलेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज किया, कहीं हमारी सीटें घट जाएं ये पॉपुलेशन और डिलिमिटेशन के बाद। तो उसको भी सरकार ने एक तरीके से सुनवाई की, कहा कि नहीं, हम पहले 2011 की जनगणना को बेस मान लेते हैं, उसके आधार पर करते हैं। अब बताइए कि महिला आरक्षण बिल पे जो रीजनल पार्टियां हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। कांग्रेस और बीजेपी तो विरोध नहीं कर सकती नेशनल लेवल पे, लेकिन सपा वो रिजर्वेशन की बात को लेकर आएंगे कि इसमें से ओबीसी को रिजर्वेशन होना चाहिए। उनको तो सब तमाम वर्ग को चीजें उनको आएंगी। देखना तो है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन पार्टियों को आ रही है। लेकिन रिजर्वेशन लेकिन किस तरह से दो बढ़ेगा, हाँ, अगर वो सीटें बात है, बढ़ेंगी तो कोटा उसके भी हिसाब से बढ़ेगा। आपका कोटा भी तो बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन और ओबीसी सारी में जो सीटें रिजर्वेशन, ये सांसद में और विधानसभा में टिकटों में रिजर्वेशन की प्रावधान नहीं है।
उसको लेकर मामला फंस रहा है, उसकी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन 2 बिल आ रहे हैं, इसी सत्र में आ रहे हैं, ये कंफर्म है। मुझे लगभग लगता है लगभग। कि चुनाव आयोग फोर्स करे आपको कि आप कोई नियम बना दे कि आप इतनी महिलाओं को टिकट दें। उससे पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए खुद ही एक रीथिंक करने की ज़रूरत है कि हाँ, हम कैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं। रंजिता, आपकी कांग्रेस में बात हुई होगी महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर कि जैसा अमित ने कहा कि कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती या जोखिम नहीं लेगी कि इसका विरोध करे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो मैं देख रही थी कि जो सोमवार को अमित शाह ने जो मीटिंग की है, कई पार्टी से की है, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं थी। तो कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग हो चुकी है या नहीं हुई है, या होगी तो कब होगी? देखिए, कांग्रेस से अभी मीटिंग नहीं हुई है, बातचीत जरूर हुई है। वो फोन पे बातचीत हुई है। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन फोन पर खड़गे, किससे बातचीत हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे से किरण रिजिजू की बातचीत हुई है, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार अप्रोच किया गया, 3 बार बातचीत की गई। कांग्रेस भी अब ये समझ रही है कि सरकार की मजबूरी है, क्योंकि सरकार के पास नंबर नहीं है, विपक्षी पार्टियों को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस भी सरकार को थोड़ा इन डाउन करने की कोशिश कर रही है। ये कह रही है कि आप 1 to 1 बातचीत मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को ये डर है कि जब छोटी पार्टियों से बात करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले छोटी पार्टियों में बीजेडी से बात की विपक्षी सरकार ने, सुप्रिया सूले उस बैठक में मौजूद थी, ओवैसी उस बैठक में थे। तो कांग्रेस को ये डर है कि छोटी पार्टियों से बात करते हुए सरकार ये ना कहे कि कांग्रेस तो इन बातों पर तैयार है, क्योंकि कांग्रेस का कोई वहां प्रतिनिधि नहीं होगा। तो ये उसको लग रहा है कांग्रेस को कि ये डबल गेम बीजेपी कर सकती है। यही वजह है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि जो कल एक पत्र भेजा गया किरण रिजिजू को, उसमें टीएमसी के सांसद ने हस्ताक्षर नहीं किया, बाकी सभी सांसद उसमें थे। रामगोपाल यादव भी थे, सपा की तरफ से लेफ्ट की पार्टियों के सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किया, और उसमें बाकायदा ये कहा गया कि आप इस जो मीटिंग है इसको इलेक्शन के बाद कीजिए और सर्वदलीय बैठक बुलाइए। बार बार कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए इसको लाइए। और दूसरा, आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना होगा कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसके तहत ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया। लेकिन वो जीत नहीं पाई। हालांकि यही वजह है कि उस समय भी ये कहा जाने लगा कि जिस तरह से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया, डिपॉजिट तक नहीं बचा पाई वो महिलाएं, सिलेक्शन में कहा क्या गड़बड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा तो कर दी लेकिन उतनी मजबूत महिला कैंडिडेट उनके पास मौजूद नहीं, या उनके साथ मेहनत नहीं की गई। वो बिल्कुल आनंद फानंद में, वो एक पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का एक मैसेजिंग देने की कोशिश थी कि भाई हम इसी बहाने महिला वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद ये भी थ्योरी चलने लगी कि क्या अगर महिलाओं को इस तरह अगर आप टिकट देंगे तो फिर कैसे महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे कोई पार्टी बढ़ाएगी। आप सिर्फ मैसेजिंग देने के लिए टिकट मत दो ना, आप वैसे उस ग्राउंड तैयारी करनी पड़ेगी महिलाओं को पॉलिटिकली साउंड होने के लिए। बताइए तैयार कर, आपको वर्कर्स में से चुनने पड़ेंगे महिला कार्यकर्ताओं के पीछे। 70 सालों में तैयार कर पाए? ये तो अब तक नहीं सोच पाए थे ना। इंटेंट ही नहीं है, दिक्कत वहां पे है। मैं पार्लियामेंट कवर 97 में स्टार्ट किया था कवर करना मैंने, आज 2027-26 आ गया। मैं 28-29 साल से पार्लियामेंट को देख रहा हूँ और एक्टिवली एज ए जर्नलिस्ट देख रहा हूँ। कम से कम 5 बार ऐसे मौके आए इस और अलग अलग सरकारों में, वाजपेयी जी के वक्त, मनमोहन सिंह के वक्त और नरेंद्र मोदी के वक्त, कि जब ये काम हो सकता था, पर नहीं हुआ। इंटेंट नहीं है, लाना नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं है। इससे पहले जो ये समाज की बहुत ही गंदी और मतलब तस्वीर हमारे सामने आती है कि आज भी हम महिलाओं को अपने घरों के भीतर ही देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि महिला लीड करे। सांसद में ये भी कल चर्चा हो रही थी कि भाई जो 542-545 है उसमें बहुत कम लोग हैं जिनको बोलने का मौका मिलता है, और एक बार चाहिए सबको। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर हम बोल लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात कर लिए, क्योंकि वो मेरा यूएसपी है और वहाँ पे एक मैसेजिंग होगा मेरे लिए, होगा कि भाई हम उनके मुद्दे उठाते हैं। बोले जब 800 हो जाएंगे तो कैसे होगा? मुझे बोला ये भी एक बड़ी समस्या। कई सांसद ने ये कहा कि हो सकता है कि कई सांसद 2 बार 3 बार के बाद भी हो सकता है 10 साल सांसद रह जाओ फिर भी मौका ना मिले। ये ठीक है, ये पार्टी की बात अलग होगी थी कि पार्टी किसको मौका दे रहा है, लेकिन जो 0 आवर होता है, कई ऐसे मसले होते हैं। लेकिन आप कितना भाई 1 घंटे में कितने लोगों को मौका दे दोगे?
10 को, 15 को, 20 को, अगर पेपर ले भी करोगे तो 25 को दे दोगे। तो ये भी सांसदों की दिक्कत हो रही है कि जब 825 हो जाएंगे तो ठीक बात है। मैक्सिमम तो बोल ही नहीं पाएंगे। और हाउस तो चलता नहीं है, इतना झगड़ा हाउस के भी मुझे लगता है आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्वेश्चन आवर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब संख्या बढ़ेगी तो सबको वाकई बोलने का 3 मौका तो घंटे का मिलना क्वेश्चन चाहिए। और हो जाए हाँ, इवनिंग में। तभी पूरे नहीं अमित अभी तो कोरम नहीं होगा। हमारे कोरम नहीं होगा, भाग जाएंगे। साथी जो हैं अमित अभी असम से घूम के आए हैं। पिछले एपिसोड में इन्होंने वादा किया था कि सबके लिए गमछा ले लेकर आएंगे, लेकिन आज वो घर पर ही भूल आए हैं। हाँ, मैं भूल आया कि गमछा। थोड़ी कुछ परेशानी थी तो उस चक्कर में दिमाग में था ही नहीं। और वो कॉन्क्लेव के चक्कर में एकदम सही में अगर बोलो तो मैं अभी भी ना उसी में लगा हूँ। हमारा जो कॉन्क्लेव है तो उसकी तैयारी भी चल रही है। अमित, असम में ये प्रदीप बोरदोलोई आ गए ये यहाँ पे, इससे पहले भूपेन बोरा आ गए, हिमंता काफ़ी कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन जो मैं देख रही थी, हमारी जो रिपोर्टर है अनामिका दत्ता की जो रिपोर्ट आ रही है वहाँ से, कल उन्होंने भूपेश बघेल से भी बात की थी और वो गौरव गोगोई से भी बात की। कांग्रेस कह रही है कि ये जो आप देख रहे हो ना, आप बताइए, आप नॉमिनेशन में थे, वहाँ बातचीत हुई आपकी हिमंता से, कितना कॉन्फिडेंट है हिमंता अपने वापसी को लेकर? देखिए, अपोजिशन के नेता के तौर पे वो कहेंगे और ये हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है। दो चीज़ें एक मुझे ग्राउंड पे दिखी, एक तो अभी भले वो चले गए हों तमाम कांग्रेस के नेता, लेकिन गौरव गोगोई खुद भी चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं। मतलब वो सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं करते, शायद वो भी वजह है कि सब उसके साथ छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी चीज़ की कांग्रेस का जो अप्रोच है, देखिए प्रियंका गांधी गई, प्रियंका गांधी जाने के बाद भूपेश बघेल एक दिन के लिए गए, फिर वापस चले गए। भाई आपको वहाँ पे लगना पड़ेगा और आपको पता है कि 10 साल से अब सरकार में नहीं है। दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा एक इतने बड़े चेहरे हो गए हैं वहाँ पे कि उसके आसपास कोई फटक नहीं रहा है। वो जिसको चाहे, जो जैसा चाहे वो कर रहे हैं। जो पार्टी के नेता आए हैं, पिछले बार भी कहा था कि जो बरदुलाई हो या कोई भी, उनसे जब मैंने पूछा कि सब बोल रहे हैं उन लोग कि करप्ट थे, तो बोलो भाई जब हम उनको कहते थे कि ये करप्ट है तब तो बोलते थे कि करप्ट नहीं है, तो यहाँ आने के बाद करप्ट कैसे हो गए? भाई कहने के बाद उनके पास काउंटर। और जब मैंने वहाँ पे नॉमिनेशन के दौरान देखा, अच्छी खासी दूरी थी, वहाँ पर भीड़ था, महिलाओं में बड़ी अच्छी पकड़ है उनकी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी, और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने एक चीज़ कहा, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कि 2024 के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हुई ना कुछ, उसमें एक बड़ी वजह ये रही कि जो पूरा बीजेपी था एक ओवर कॉन्फिडेंस में था। वो इस बात को मान रहा था कि हम मोदी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है और हम आराम से जीतेंगे, 5 लाख मार्जिन हर सीट पे होगा। उसकी वजह से उन्होंने छोटे छोटे मसलों को छोड़ दिया। हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या किया कि टी बागान के जो इश्यूज़ हैं या इस तरह के जो आंगनबाड़ी, उस तरह के जो छोटे छोटे मसलों को बोला कि मुझे पता है कि मैं सबसे बड़ा फेस हूँ, लेकिन उस चक्कर में मैं वो गलती नहीं करूँगा। मेरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं इतनी सीट लाऊंगा। बोला कि बॉस चुनाव, मैं बोला ना कि आपके लिए तो बहुत वन साइडेड है। बोला नहीं, चुनाव कभी वन साइडेड हो ही नहीं सकता है। उनको पता है कि पॉलिटिक्स जो है वो इतना आसान जो दिखता है वो है नहीं, ग्राउंड में जो नजर है। लेकिन इतनी मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्ट और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव पर जीत ये रहे जो हैं। बात अभी रविकांत बोल रहे थे बंगाल के लिए कि पिछले चुनाव में टीएमसी के लोग लेकर आए बीजेपी तो नुकसान हो गया, बाहरी लोग होगा। अब आसाम में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता को हिमंता लेकर आ गए, तो ये थ्योरी तो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है बीजेपी नाराजगी के है लिए। वहाँ पे भी नाराजगी तो है इस वहाँ बात जो को। बीजेपी का स्थानीय कला एकदम नाराज है। वो क्या करेगा, वो कहाँ हाँ, जाएगा? दिक्कत यही हो रहा है, वहाँ पे भी नाराजगी है। लेकिन वहाँ पे जो क्या है ना, आप सरकार में है, इसका फायदा जो है ना उसमें आप अपोजिशन में मैनेज से कर रहे हैं, सरकार मैनेजर में है वहाँ मैनेज पे। भी हो जाता है। और सरकार में क्योंकि आपके पास पावर है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि जो नाराज है कि ठीक है बस चलो तुमको नाराज है, मैं इस पोजीशन पे दे दूंगा, ये पोस्ट दे दूंगा। अपोजिशन में आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है आपका। और ये बीजेपी का इशू है, बीजेपी के साथ एक समस्या है कि इसीलिए शायद जो रविकांत ने कहा कि अब बंगाल में बहुत सतर्क हो गए, क्योंकि आप पावर है नहीं, आप सिर्फ ला रहे थे। और अब सबसे बड़ा नेता आज की डेट में कौन है वहाँ पर? शुभेंदु है, वो बाहर से हैं। और इसको लेकर भी एक लॉजिक है बीजेपी के नेताओं का कि भाई चाहे बिहार में जो लोग कह रहे थे ना कि सम्राट चौधरी को बाहर के नेता हैं या कोई भी, तो बोले ऐसा है कि उनके लोकल लीडर्स को बहुत मौका मिला है। कि बीजेपी के टॉप लीडर से जो बात हुई है, बोले कि बहुत मौका मिला, आप अगर अपने को इमर्ज नहीं कर पाए तो इसमें गलती हमारी नहीं है ना। वह भाई बीजेपी में लग रहा 3-4 अध्यक्ष को देखिए, सब तो बीजेपी के कोर थे। कहाँ किसी ने अपने आप को एक अपोजिशन चेहरे के तौर पे स्टैब्लिश कर पाया? नहीं कर पाया। तो जो करेगा वो पाएगा। वो पुरानी बीजेपी नहीं है कि अपने कैडर में फंसे रहेगी। पावर जो लाएगा, पावर जो दिलाएगा वो सत्ता में बैठेगा, आगे होगा। 2014 के बाद तो हमने ऑलमोस्ट हर राज्य में देखा, जैसे ही चुनाव आते थे तो कांग्रेस से बीजेपी में आने की भगदड़ जो है शुरू हो जाती थी। और अभी ये आप जब भी, मतलब ये पैटर्न बना ही हुआ है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऐसा चुनाव के करीब हो ही जाता है। अमित, इसको मतलब इसको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है इस मंच के जरिए। क्या कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति आ रही है? क्या कोई एनर्जी पर राशनिंग की बात हो रही है कि पेट्रोल डीजल लिमिटेड मिलेगा?
प्रधानमंत्री के भाषणों से ना मतलब पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा हलचल है सोशल मीडिया पे। खासकर गरीब तबके में ना एक डर सा हो गया है कि हाँ, बैठ कई बैठ जगह गया है। पेट्रोल हाँ पंप पे भीड़ लगी हुई उसकी है। वजह भी है क्योंकि अगर आपको इसको याद आप हो clarify कर दीजिए हाँ please। जब शुरुआत हुई थी तब जब सरकार की तरफ से कुछ बयान नहीं आ रहे थे तब ये इस तरह की बात अपोजिशन की तरफ से भी कहा गया कि सरकार को आगे आके मानना चाहिए कि क्राइसिस है। उस समय भी याद होगा दो एपिसोड पहले मैंने कहा था कि सरकार इसलिए बच रही है कि पता है कि जिस दिन सरकार ये कह देगी कि थोड़ी क्राइसिस है उस दिन पैनिक दूसरा होगा। लेकिन फिर सरकार को भी रियलाइज है क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की बनती है क्योंकि अपोजिशन कुछ भी कहे बट सरकार को एक बड़ी भूमिका होती है। तो आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, लेकिन क्या होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने माना, शुरू के 4-5 दिन नहीं माना लेकिन माना कि हाँ थोड़े से मुश्किलें आएंगी। प्रधानमंत्री को आना क्यों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री का बोलना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है प्रधानमंत्री को भी इस बात का अंदाजा है और जो चीज़ें हैं कि लोगों को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी में और बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी के साथ एक अच्छी चीज़ क्या है कि अभी तक लोगों में एक कनेक्ट उनका बना हुआ है। तो इस बार जो प्रधानमंत्री ने दो बातें कही कि एक तो कि कोरोना काल जैसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरी कि हमको एक लंबे ये इसका जो पोस्ट वो इफेक्ट है वो लंबा हो सकता है और ये दोनों सही है। तो ऐसे में हो सकता है आज ना हो, मुझे लगता है अगले 2 दिन के भीतर प्रधानमंत्री सीएम्स के साथ भी कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे मुझे जानकारी मिल रही है कि 27 तारीख के शाम को 5:30 बजे 6 बजे करने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सीएम्स के साथ भी, क्योंकि जो सीएम ने कहा कि स्टेट की कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे राशनिंग वाली है या कालाबाजारी है, तो सब चीज़ के लिए उनको भूमिका होगी। तो मुझे लगता है सरकार प्रधानमंत्री आगे आकर इस चीज़ के लिए लोगों को तैयार भी करेंगे और लोगों को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर क्राइसिस बढ़ता है, क्योंकि ये कोई भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ क्राइसिस नहीं है या उनकी गलतियों की वजह से नहीं है, वैश्विक है, तो इसमें भूमिका बढ़ेगी। और मुझे लगता है उस तरह से तो नहीं लॉकडाउन होगा, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ ऑफिसर्स को कहे कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, जो ज़रूरी जो ईंधन की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। इनफैक्ट 91 में जब गल्फ वॉर हुआ था, जब बुश थे तब भी राशनिंग हुई थी। पेट्रोल पंप की टाइमिंग फिक्स हो गए थे कि दिन में इतने बार पेट्रोल पंप खुलेगा इतनी देर के लिए, और लाइन लगती थी, आपको जितना मिलेगा और फिर एक गाड़ी में 2 ही लीटर से अधिक नहीं भरवाएंगे। ये तमाम चीजें उस वक्त हुई थी, उस वक्त दिक्कत थी, लेकिन 91 की बात है। टीम इंडिया इसीलिए बोला ना कि हमें टीम इंडिया के रूप में काम करना है कि जो अपोजिशन के स्टेट हैं उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए जैसा अमित जी ने कहा कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक कर सकते हैं और इस बात की जानकारी कि हमारे पास इतना स्टॉक है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम एनर्जी को बचा सकते हैं, क्या कुछ वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं, उस पर पूरा देश जो है एक साथ काम करेगा तो सुचारू रूप से चीज़ें चलेंगी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने वो स्टेटमेंट दोनों ठीक बात है, हमें टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए क्योंकि जब संकट आता है तो पूरे देश को एक साथ खड़ा होना पड़ता ही है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। साथ ही हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। गैस नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ आपको मिल रहा है और सरकार इसके तमाम इंतज़ाम भी कर रही है। जैसा कि हमारे साथियों के पास इसकी रिपोर्ट भी है कि सरकार की तरफ से इसके क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में चूँकि हो सकता है केरला में भी चुनाव हैं तो रंजिता केरला भी जाएं, जैसे कि मुझे जानकारी है केरल चुनाव से भी वो रिपोर्ट लेके आएंगी। तो अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे दूसरे मुद्दे के साथ, दूसरे राज्य के चुनाव की चर्चा करेंगे। और तब तक बता दें कि आप देखना मत भूलिएगा, रोज़ शाम 7 बजे चक्रव्यूह आता है जो सुमित अवस्थी जी लेकर के आते हैं। धन्यवाद फिर से आपका। तो चलिए साथियों, आज इतने विदा लें। चलिए, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।